और उसके बाद बच्चे नालायक निकल आते हैं या बच्चे उनको नहीं रख सकते अपने घर में, तो उनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। आमिर खान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जो सवाल उठाया बुजुर्गों के बारे में, उसका कोई समाधान है आपके पास? अगर समाधान है तो बताइए आप। एल्डरली पीपल को लेकर उन्होंने ये समझाना चाहा है कि कोई भी एज नहीं होता मनुष्य के लिए, एज काफ़ी नहीं है, मन की जो शक्ति है वो है काफ़ी। पर इससे भी ज़्यादा मैं चाहूँगी कि उनको और ज़्यादा बताना चाहिए था कि ताकि जितने भी एल्डरली पीपल हैं उनकी एज हो चुकी है पर उनके जो साहस है, उनके मन में जो जोश है, उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके लिए मेरी चाह है कि इसके लिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ने खुद एक आवाज़ दिया है कि हर प्रोग्राम में जो एक एक चीज़ होता है, एक सब्जेक्ट के बारे में लेकर बताया जाता है, वो एक आवाज़ दिया। अब हम लोगों को आगे आना है। मैं यही सोचता हूँ कि हम सबको आगे आना है। पहली बात तो है कि गवर्नमेंट को हम लोगों की तरफ से इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, या तो और होम बढ़ाना चाहिए, उनका प्रॉब्लम समझना चाहिए। परेशानियां घर में होती है और कई संस्थाएं भी बनी हैं बुजुर्गों के लिए, पर हमारा ये मानना है कि जो माता पिता आपको बचपन से पाले हैं, कुछ भी हो उनको कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। मेरा आमिर खान से ये सवाल है कि उनका जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा, सत्यम जयते का काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, और उन्होंने उसमें एक एपिसोड में बताया था कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो उनके बेटे या बहू उनके निकाल देते हैं बाहर, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि उनको उसका हल भी बताना चाहिए कि उसको रोकने का क्या हल है। असर, जी हां, देश भर में असर हो रहा है। आमिर फिर हमारे साथ हैं हर शुक्रवार की तरह। 11 एपिसोड्स अब हो चुके हैं, 2 एपिसोड्स बाकी हैं। आगे क्या करना है ये भी आमिर से बात करेंगे, और देश भर में क्या क्या हो रहा है। आमिर, आप तो प्रधानमंत्री से मिला है, उसकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखा आपने क्या जो पिछले एपिसोड पर लोग क्या क्या बोल रहे हैं, जी हाँ, इन सब की बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले जो हुआ, राजेश खन्ना साहब, जी जी, उनकी याद आपके मन में कैसे है? राजेश जी यकीनन हमारे देश के बहुत ही बड़े सुपरस्टार रहे हैं और आज भी हैं, हमारे दिलों में हैं वो। और मैंने बचपन में उनकी फिल्में देखी हैं, बड़े होने के बाद भी देखी हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका। मैं उनसे कई दफ़ा मिला भी हूँ। मुलाकात पे क्या कहते थे? वो बड़े चार्मिंग इंसान थे, और वो मतलब 1-2 मिनट में आपका दिल जीत लेते थे। उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती थी, तो उनमें एक इनहेरेंट चार्म था जिससे वो आपका दिल जीत लेते थे। और मैं जब भी उनसे मिला हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। बड़े प्यार से, बहुत मोहब्बत से मिलते थे वो, और मुझे बड़ा दुख हुआ, हम सबको दुख हुआ ये सुनकर। नासिर हुसैन साहब के साथ ही शुरुआत की थी उन्होंने? जी हाँ, मेरे चाचा जान नासिर हुसैन साहब के साथ उनकी पहली या दूसरी फिल्म थी। हाँ, जो शुरुआत में जब वो टैलेंट हंट जीते तो सब प्रोड्यूसर्स ने एक एक फिल्म दी थी, उनमें नासिर साहब ने भी दी थी। जी हाँ, तो शायद उनकी दूसरी फिल्म थी, दूसरी या तीसरी फिल्म थी। उसका नाम था बहारों के सपने, और वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी और बहुत ही बेहतरीन काम था राजेश जी का। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था उस फिल्म के अंदर, और कहानी बड़ी अच्छी कहानी थी उस फिल्म की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। हम सब बहुत मिस करेंगे, और उनके सारे परिवार को हमारी तरफ से कंडोलेंसेस हैं। ये उस फिल्म का गीत भी है जी, बहारों के सपने। ये शुरुआती जो फिल्में थी उनमें, जो 3 फिल्में जो शुरुआती टैलेंट हंट के बाद उन्होंने की थी, उनमें ये फिल्म भी थी आशा पारेख जी के साथ। फिल्म एक्टर, फिर
रोमांटिक हीरो का किरदार करता था राजेश खन्ना के बाद, वो ये मान लिया जाता था कि रोमांस की एक्टिंग तो ऐसे ही करनी है, ऐसे ही सरे लाना है, और वो कुछ क्या बिना। जी हाँ, वो बहुत छा गए थे पूरे देश भर के ऑडियंस। आपने भी रोमांटिक हीरो की तरह शुरुआत की थी, तो क्या कोई अनकॉन्शियसली कोई ऐसा मैनरिज्म्स, हाँ, इन्फ्लुएंस कुछ आ जाता है? मुझ पे तो नहीं आया था, लेकिन यकीनन उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है पूरे देश भर पे। और हम आज भी हम उनके किस्से सुनते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि किस तरह औरतें पागल होती थीं, किस तरह उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागते थे, और वो जो एक मंजर जो स्टारडम राजेश जी ने देखी थी, वो शायद ही किसी और स्टार ने देखी होगी, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। स्टार बनना जी, जो पहला सुपरस्टार जिनको हम कहते हैं, पहला सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार, वो राजेश जी माने जाते हैं हमारे इंडस्ट्री के। चलिए बात करते हैं असर की, और इस बार का एपिसोड की भी बात करेंगे, और आगे भी जो पीछे एपिसोड बीते हैं उनकी बात करेंगे। बहुत राज्य सरकारों की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री से आप मिलकर आए, वहां क्या बात हुई उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अब ये 11 एपिसोड हो चुके हैं आमिर, 2 बाकी हैं जी। उसके बाद भी क्या आपका समाज से ये जो रिश्ता बना है, देश से जो ये रिश्ता बना है, ये जारी रहेगा इस अंदाज में? देखिए, जिस तरह से लोग जुड़े हैं इस शो के साथ, और जिस जज्बाती तौर से लोग जुड़े हैं इसके साथ, मुझे बड़ी खुशी है, और हमारे सारी टीम को बड़ी खुशी है इस बात से। और लेकिन हम इसका सीज़न 2 करें ना करें, इसका फाइनल फैसला हम 13 एपिसोड्स होने के बाद ही करेंगे। 2 और एपिसोड्स हैं, पहले वो हो जाएं, फिर हम तय करेंगे। हम चाहेंगे कि हम इसको आगे ले जाएं। वो सवाल तब के लिए बचा के रखें। जी हाँ, बचा के रखिए आप। चलिए, अब इसमें हमने देखा, जैसे लोगों ने बात की बुजुर्गों वाले मुद्दे पर, कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए। अब जी हैरानी की बात यह है कि हमको पता ही नहीं है, देश को पता ही नहीं है जो कानून है, 5 साल से कानून बना हुआ है, और बुजुर्गों के लिए कानून है, लेकिन कानून से क्या होता है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। तो कानून क्या है? कानून समझ लें, कानून समझ लेते हैं, और फिर इस पर बात करते हैं। जी। ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहां बड़ों के पैर छुए जाते हैं, और आज भी लाखों हिंदुस्तानी अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। जिस देश में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, उसी देश में माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर भी किया जाता है। जितना मेरा पास था सब ले लिया, और शराब का झूठ में इसी धक्का मारा, मार पीट गाली देता। हाँ, बोला कि नहीं, आज अभी से शाम तक नहीं जाएगी तो मैं जहर खा जाऊंगा। तो बोलिए, माँ अपनी बेटा को मरते देख सकता है? देश में करीब 10 करोड़ बुजुर्ग हैं। ये आंकड़ा देश की पूरी आबादी का करीब 9% है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे बुजुर्गों की तादाद कितनी है जो अपनों के सताए हुए हैं और घर से बेघर हैं? अमूमन ये पाया गया है कि 60 से 70% लोग, जो हमने अलग अलग सर्वेक्षण किए ग्रामीण और शहरी इलाकों में, 60 से 70% लोग खुद को निग्लेक्टेड मानते हैं। जरा सोचिए, कैसे जीते होंगे वो माँ बाप जिनके बच्चे बुढ़ापे में उन्हें भुला देते हैं। यही सवाल सत्यमेव जयते में आमिर खान ने जब उठाया, तो एक बार फिर कानून की किताबों में खंगालने की जरूरत महसूस हुई कि क्या बुजुर्गों के लिए सरकार ने व्यवस्था की हुई है। पता चला कि 5 साल पहले साल 2007 में देश की संसद से बुजुर्गों की हित के लिए कानून पास हुआ था। ये कानून मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है 2007, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम। भरण पोषण का मतलब है रोटी, पानी, कपड़ा, घर और दवा इंतजाम करके देना। कानून में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल की जिम्मेदारी बेटा बेटी और पोता पोती या रिश्तेदार को दी गई है। बुजुर्ग उन संबंधियों से भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है, या फिर जो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
इस कानून को अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों को कानून के तहत ऐसे मामलों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा गया है। इस ट्रिब्यूनल में भरण पोषण न होने पर माता पिता और वरिष्ठ नागरिक शिकायत कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल चाहे तो कार्रवाई के तहत भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए संबंधित लोगों को आदेश जारी कर सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 है। ऐसे मामलों के निपटारे की अधिकतम सीमा 90 दिन रखी गई है और सजा में 3 महीने की जेल और 5,000 का दंड भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस कानून की जानकारी ना तो उनको है जिन्हें इसका फायदा मिलेगा और ना ही उनको जिन्हें इसका डर हो। बेहद ज़्यादा ज़रूरत है पॉपुलराइज करने की, अवेयरनेस करने की दो तबकों में। एक वो जो इसके विक्टिम्स हैं यानी सीनियर सिटीजन, दूसरा वह तबका जिसके लिए ये कानून आया यानी कि यूथ, फैमिली मेंबर्स, सिविल सोसाइटी। कानून के जानकारों का कहना है कि ये कानून सिर्फ कागजों पर है और वो भी शहर में रहने वालों के लिए बनाया है। दरअसल ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है, लेकिन वो कानून बनाकर पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारी कंट्री का जो सबसे फंडामेंटल में भी सबसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, वो प्रोवाइड करता है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी की बात अगर हम करें ओल्ड एज पर्सन्स के लिए, तो उनका फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिकल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए, ड्यूटी बाउंड है। लेकिन स्टेट खुद ना करके इसको लाना चाहता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में, बच्चों के पेरेंट्स के बीच में। अब जहां पर कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ऑलरेडी कुछ तालमेल नहीं है, जिसके चलते वो लोग लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, और उसको हम लॉ से एनफोर्स करेंगे तो बहुत ही जाहिर बात है कि लव, केयर, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगी। जाहिर है ऐसा कानून परिवार में प्यार की जगह दंड को तवज्जो देता है। ऐसे में बहुत सारे माँ बाप कानून का दरवाजा भी नहीं खटखटाना चाहते। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाएं, और उनको अपने खुद की रेपुटेशन का एक ख्याल होता है, उनके फीलिंग्स नहीं आते हैं कि जाके बच्चों के खिलाफ अपने केस जाके करें, तो बहुत दिक्कतें आती हैं उनको। केस डालने में बहुत ही लाचारी में केस डालते हैं, वरना केस डालना नहीं चाहते हैं। ऐसी हालत में कानून और सरकार पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इसका प्रचार प्रसार इस तरह से करें कि लोग अपनी समस्या लेकर आ सके। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि कानून से परे बच्चों को ऐसे संस्कार देने की जरूरत है जो पढ़ाई के साथ साथ मिले, न कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने के बाद। हमारे साथ आभा चौधरी जी भी मौजूद हैं और मनोज गोयल साहब भी मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील। लेकिन आमिर, ये बड़ा ही एक जटिल सा मुद्दा है। अगर कानून इस तरह का है कि जिसमें अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत करनी है, तो माँ बाप कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो ये माना जाता है ना कि ये बच्चे अगर सही नहीं हैं तो हम नहीं पाले हैं, तो अपने खिलाफ ही शिकायत है एक तरह से। ये बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसमें बहुत सारे लेयर्स भी हैं और यकीनन ये बहुत ही मुश्किल समस्या है। देखिए, कानून तो होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि कानून होना चाहिए और अच्छी बात है, कानून होना चाहिए। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि हमें हमारे शो में इसके बारे में और खुलासा बात करते हैं। करना आभा जी हमारे साथ हैं, मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जो आमिर बात कर रहे हैं कि कानून तो है, कानून होना चाहिए, लेकिन ये समस्या कानून से हल होगी ये लगता नहीं है। बात काफी हद तक सही है, क्योंकि लॉ सोशल इंजीनियरिंग के मुद्दों पे एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोई भी चीज़ करने से, जैसे कन्विक्शन प्रोवाइड करने से या फाइन करने से, सोशल केसेस कॉजेज में हेल्प बहुत नहीं आ पाती। या तो इन मुद्दों पे, जैसे कि हमारे सामने एक मॉडल अगर देखें इंटरनेशनली, तो यूएस लॉ का मॉडल है जहां करीब 60-70 साल से ये लॉ एग्जिस्ट करता है और वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली स्टेट की है। और अगर जो आप जो बिंदु उठा रहे हैं कि ये जो कानून है, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि कानून जो है इसमें ये कि बच्चों की जिम्मेदारी है, जो आश्रित जो भी फैमिली में है उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मनोज साहब कह रहे हैं कि ये स्टेट जो है अपनी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी परिवार पे वापस सौंप रही है, और ये तो उन परिवारों की बात है जहां वैसे ही तालमेल ठीक नहीं है। क्या ऐसे ही कह रहे हैं? हाँ जी, मनोज जी आप ऐसे ही कह रहे हैं? जी,
जी क्या है कि हमारे को ये देखना है कि अगर हम इसको प्योरली लीगलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो उस सेंस में तो आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है वो एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी करता है स्टेट के ऊपर कि वो सबको लुक आफ्टर करे जी। लेकिन जैसे आमिर जी ने कहा कि लॉ से सारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और फ्रांस में यही व्यवस्था है कि वहां लॉ कमजोर है लेकिन वहां प्राइवेट इनिशिएटिव बहुत स्ट्रांग है। तो शायद हमारे को